एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मेरे बॉस बहुत ही ईगोइस्टिक हैं। वो वन वे कम्युनिकेशन में यकीन रखते हैं। वो मेरे सारे कामों का क्रेडिट खुद ले लेते हैं और खुलेआम चीटिंग करते हैं। वो मुझसे बहस करते हैं और मेरे ऊपर फैब्रिकेटेड आरोप लगाते हैं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ये एक्सट्रीमली ईगोइस्टिक या नार्सिसिस्टिक लोगों का संबंध है, तो जनरली ऐसा परसेप्शन है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अहंकारी होते हैं वो चीटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि चीटिंग उनके अहंकार को स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि चीटिंग और अहंकार के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। जहाँ पे अहंकार बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे चीटिंग अपने आप ही आ जाएगी। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं, तो मान लीजिए कि आपके बॉस जो है वो एक सेल्स पर्सन है, एक सेलर है, और उनको एक कार बेचनी है और उस कार का कोई पुर्जा जो है वो फॉल्टी है। फर्ज कीजिए कि उसका जो वाटर पंप है वो फॉल्टी है, और अगर जो कस्टमर उसको खरीदने आ रहा है उसको ये ना बताया जाए कि ये कार का ये पुर्जा फॉल्टी है, तो वो पूरे दाम दे करके कार को खरीद लेगा। और अगर ये बता दिया जाए कि ये कार का ये पुर्जा फॉल्टी है, तो कार के जो दाम है उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन हो जाएगा, काफ़ी कार का दाम कम हो जाएगा। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। और कार का जो वो वाटर पंप है वो थोड़ा पार्शियली माल फंक्शनिंग है, पार्शियली उसमें प्रॉब्लम है, और वो आगे आने वाले कुछ महीनों तक, जब तक जाड़ा है तब तक वो चल जाएगा। उसके बाद वो खराब होगा और उसके बाद इंजन को वो सीवियरली डैमेज कर सकता है। और उसके बाद जब वो काम करना बंद कर देगा और रिपेयर नहीं होगी, तो इंजन के जो जो लॉसेस होंगे, ह्यूज लॉसेस होंगे, उसमें जो कार ओनर है उसको भारी नुकसान होने वाला है। तो क्या आपके बॉस जो कि कार के सेलर हैं, वो दोनों में से क्या रास्ता अपनाएंगे? वो कस्टमर को ये बता देंगे कि कार का पुर्जा फॉल्टी है, या कस्टमर को ये नहीं बताएंगे और कार का पूरा दाम लेकर के कार को बेच देंगे? अगर आपके बॉस नार्सिसिस्टिक हैं, ईगोइस्टिक हैं, उनका अहंकार बहुत ज़्यादा है, तो आप यकीन जानिए इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो कस्टमर को ये नहीं बताएंगे कि कार का ये पुर्जा खराब है, भले ही कस्टमर का आगे आने वाले समय में कितना ही नुकसान हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि नार्सिसिज्म का लेवल या ईगो का लेवल जितना ज़्यादा ऊंचा होगा, उतना ज़्यादा दूसरे के नुकसान की परवाह कम होगी, अपने फायदे की परवाह ज़्यादा होगी। क्योंकि आप दूसरे को तो कुछ ट्रीट ही नहीं करते ना, दूसरे को तो आप कुछ मानते ही नहीं। जब आप दूसरे को कुछ मानते नहीं तो उसका नुकसान आपके लिए कहाँ मैटर कर सकता है? तो इसलिए चीटिंग और नार्सिसिज्म दोनों एक साथ चलते हैं, और चीटिंग एक बहुत ही मेजर फैक्टर है नार्सिसिज्म का। चीटिंग हमेशा नार्सिसिज्म से जुड़ा हुआ है। अगर इसी बात को मैं एक आपको दूसरा एग्जांपल दे करके समझाऊं तो आप शायद इस बात को ठीक से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके बॉस किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपके साथ काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में आपने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, काफ़ी आपने नए नए आइडियाज़ दिए, और आपके बॉस उस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करने के लिए कस्टमर के पास गए या क्लाइंट के पास गए, और क्लाइंट ने जो है उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उसको प्रेज किया, और उसमें आपको टीम को उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए कुछ रिवॉर्ड दिया या कुछ इंसेंटिव दिया। तो क्या आपके बॉस उस इंसेंटिव को पूरा अपने पास रख लेंगे, या आपने जो कि काम किया, बाकी टीम ने उसको काम किया, उसके ऊपर उसमें कुछ उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको भी कुछ देंगे? अगर आपके बॉस उसको उसके ऊपर अपना अधिकार मानते हुए सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं, सारा रिवॉर्ड अपने पास रख लेते हैं, तो आप याद रखिए, इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि वो एक ईगोइस्टिक और नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हैं। क्योंकि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति कभी भी किसी भी इंसेंटिव का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में यकीन नहीं रखता। वो सब कुछ खुद प्राप्त करना चाहता है, किसी भी कीमत पे वो खुद हासिल करना चाहता है। तो जितना ज़्यादा नार्सिसिज्म होगा, उतना ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर क्लेम होगा।
तो इससे आपकी समझ में आने लग गया होगा थोड़ा बहुत कि कैसे वो आपके काम का क्रेडिट ले रहे हैं आपके बॉस। वो नेचुरल है, वो आपके काम का क्रेडिट लेंगे ही लेंगे। ये भी बड़े दुख की बात है कि कंपनी ओनर्स इसको समझ नहीं पाते और इस तरीके के लोग जो हैं वो अकाउंटेंट्स और एचआर्स के साथ बैठ करके कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, सीधे साधे कंट्रीब्यूट करने वाले एम्प्लॉयज़ को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। उनको बेवकूफ़ बनाने के नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं। लेकिन वो चाहे कितना ही अकाउंटेंट के साथ बैठ लें, कितना ही एचआर के साथ बैठ लें, कितने ही नए नए तरीके ईजाद कर लें, इस तरीके की चालें बहुत पुरानी हैं और एक चिरकाल से चली आ रही हैं, क्योंकि अहंकार, एक्सप्लॉइटेशन और चीटिंग ये आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन इसको कंपनी ओनर्स देख नहीं पाते, या तो कंपनी ओनर्स भी किसी मजबूरी की वजह से उसमें शामिल हैं, या उसको देख नहीं पाते, या उसको ना देख पाने के लिए ट्रेंड है। तो उसका नतीजा ये होता है कि कंपनी की जो बेसिक कोर वैल्यू सिस्टम है, वो कोर वैल्यू सिस्टम तार-तार हो जाता है। वो कोर वैल्यू सिस्टम क्या है? कोर वैल्यू सिस्टम है रेसिप्रोसिटी, आपसी परस्परता। ये एक कंपनी का कोर वैल्यू है। या इंक्लूसिवनेस, समग्रता, ये कंपनी का कोर वैल्यू है। एल्ट्रुइज्म, दूसरे की इच्छा, हेल्प करने की इच्छा, बिना किसी पर्सनल बेनिफिट को ध्यान में रखे हुए दूसरे की हेल्प करने की इच्छा, ये कंपनी की कोर वैल्यू है। ये सब चीजें तार-तार हो जाती हैं। कंपैशन, म्यूचुअल कनेक्शन, ये तार-तार हो जाता है। टॉक्सिन हैंडलिंग, काम करते वक्त जो टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं, उन टॉक्सिन्स को डिसॉल्व करने की, उनको न्यूट्रलाइज करने की जो टेंडेंसी है, वो तार-तार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ के अंदर, कंपनी की मिडिल लेवल लीडरशिप के अंदर, टॉप लेवल लीडरशिप के अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस है, वो सेल्फ अवेयरनेस एक्लिप्स्ड हो जाती है, उसके ऊपर ग्रहण लग जाता है, सेल्फ अवेयरनेस दब जाती है। और इस प्रकार कंपनी की कोर वैल्यूज तार-तार हो जाती हैं अगर हम इस प्रकार के लोगों को सिस्टम में ऑपरेट करने देते हैं और उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाते। जहाँ तक इस तरीके के नार्सिसिस्ट का सवाल है, तो वो तो ये कभी एडमिट ही नहीं करते हैं कि कंपैशन या अल्ट्रुइज्म का कोई इफेक्ट कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये सारी चीज़ें, ये जो कोर वैल्यूज जिनके बारे में बातचीत की जाती है, ये कोर वैल्यूज इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं, इनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है कंपनी की काम करने के तरीके में, कंपनी की प्रोडक्टिविटी में, कंपनी के बेनिफिट में, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन में, कंपनी की प्रोडक्टिविटी कन्वर्जन में। इन सब चीज़ों का कोई, उनको लगता ही नहीं कि इनका कोई असर है। वो इसको सीधे डिनाउंस कर देते हैं। इनफैक्ट उनके सामने अगर आप इस तरीके की बात कीजिए तो वो इस प्रकार इन सब चीज़ों में अपना लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करेंगे, जैसे कि ये सब चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखती। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि ये कंपनी की फैब्रिक को दीमक लगा देती हैं अगर कंपनी के अंदर ये कोर वैल्यूज ना जिंदा हों। आपको मैं बताऊं कि अगर इस तरीके के नार्सिसिस्ट को, जो दूसरे लोगों का क्रेडिट लेकर के अपना आगे बढ़ते हैं, अगर इनको इस तरीके से बढ़ने दिया जाए, ऐसा मान लिया जाए कि ये लीडरशिप के चलते ऐसा कर रहे हैं, इनके अंदर लीडरशिप की एबिलिटीज़ हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो इस प्रकार अगर इनको ऑपरेट करने दिया जाए, फ्रीली काम करने दिया जाए, तो आपको बहुत सारे मेलेडीज या बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंपनी के अंदर दिखना शुरू हो जाएंगी। तो उसमें बेसिक जो एटीट्यूड आपको दिखाई देने लग जाएगा वो है ओवरसाइज्ड रिस्क टेकिंग। बहुत ही, क्योंकि रिस्क का कोई, जब आपकी कंपनी के लोगों का आपके साथ सपोर्ट ही नहीं है, तब तो आपका रिस्क कितना लेना है उसका आपका कोई असेसमेंट ही नहीं। तो ओवरसाइज्ड रिस्क की प्रॉब्लम कंपनी के अंदर पैदा हो जाती है, जिसके भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, या एक्सप्लॉइटेशन की प्रॉब्लम दिखाई देने लग जाती है। ब्लेम शिफ्टिंग एक कंपनी का तरीका बन जाता है। कोई ब्लेम को एक्सेप्ट ही नहीं करता, दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। ओवर क्लेम ऑफ क्रेडिट्स के पीछे सब भागने लग जाते हैं, क्रेडिट को ओवर क्लेम करने की कोशिश करते हैं और अपनी जो एबिलिटीज हैं उसको लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपनी एबिलिटीज का सही असेसमेंट नहीं कर पाते। और सबसे जो इसका खतरनाक रूप दिखाई देता है वो तो ये है कि जो कंपनी का अप्रेजल सिस्टम होता है, वो अप्रेजल सिस्टम टॉप हैवी हो जाता है, उसमें अप्रेजल मोनोपोलाइज हो जाता है। यानी
एक व्यक्ति होगा हमेशा उसी का अप्रेजल होगा, बाकी लोगों का अप्रेजल ही नहीं होता, तो मोनोपोली हो जाती है अप्रेजल में। तो ये बहुत ही बड़ी इसके कुछ कंपनी की फैब्रिक के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, जो कि दीमक की तरीके से उसको चट करना शुरू कर देती हैं, खत्म करना शुरू कर देती हैं। रही बात इस तरीके के लोगों को डील करने का जो सवाल है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार के व्यक्तियों को डील करने के लिए, जिसमें पहली चीज़ तो ये है कि इस तरीके के लोगों से बहस करना बेकार है। तो आप इनसे बहस ना करें कभी भी, आप इनके स्ट्रांग पॉइंट्स को वैलिडेट कर दें, और स्ट्रांग पॉइंट्स को वैलिडेट करके आप चुपचाप अपना किनारे से निकल लें। आप इनसे बहस करने में अपना समय खराब ना करें। दूसरी चीज़ है कि आप इस प्रकार के व्यक्तियों को लेकर के अपने आप को कभी भी डिफेंसिव मत करें। डिफेंसिव अगर आप कहेंगे कि नहीं, डिफेंसिव होना कभी कभी जरूरी रहता है, तो मैं आपको कहूँगा डिफेंसिव मत होइए, आप सुरक्षात्मक मत होइए। उसके बदले में आप एक दूसरा काम कर सकते हैं कि आप बहुत ही ब्रीफ, शॉर्ट और स्वीट रहिए। आप अपनी बात को बहुत कम शब्दों में कहिए। देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं, इस प्रकार के जो नार्सिसिस्ट होते हैं, वो सुनेंगे वही जो वो सुनना चाहते हैं। तो उनके सामने आप बहुत ज़्यादा बड़ी बात मत बताइए, बहुत कम शब्दों में बड़ी स्वीटली अपनी बात को कहिए, इतना काफ़ी होगा। लिटिल इज मोर विद सच पीपल। थोड़ी सी बात कहेंगे उतना ही आप इनके लिए काफ़ी है। तीसरी चीज जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि इस प्रकार के लोगों को आप कभी भी इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोशिश ना कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ बताने के लिए आपको परमिशन नहीं होनी चाहिए। आपको बता भी सकते हैं और आपको बताना भी चाहिए, लेकिन बताने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आप उनके किसी भी डिसीजन के पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स को उनको बता दीजिए, बस इतना आपका काम है। उसके बाद चूज करने की फ्रीडम उनके पास छोड़िए। आप उनके लिए कुछ चीज चूज ना कीजिए और आप उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स मत कीजिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तय मत कीजिए। आप बस चीजों के बारे में कौन सा स्टेप लेने से क्या पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, कौन सा स्टेप लेने से क्या नेगेटिविटी क्रिएट होगी, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बस इतना बता दीजिए। चूज करने की फ्रीडम उनके पास ही छोड़िए, तो वो चूज करें और वो उसको जाने। दूसरी चीज ये है कि जब ऐसे लोग ड्रामेटिक्स क्रिएट करते हैं, टेंट्रम्स क्रिएट करते हैं, बवाल काटते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को साइड स्टेप कर दीजिए, उसको आप ज़्यादा रिस्पॉन्ड ना कीजिए। आपका जो अपना काम है, अपने काम के ऊपर आप फोकस कीजिए, बार बार अपने काम के बारे में बात कीजिए, टेंट्रम्स को आप रिस्पॉन्ड ना कीजिए। तो फिर आप जो है इस प्रकार के लोग जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं या जो हरकतें करते हैं, उसको आप पर्सनली ना लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं कर रहे हैं, ये सबके साथ ऐसा कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह क्या है, इनके जीवन की बचपन में बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं या न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसा ईगो हो जाता है, ग्रैंडियोस ईगो हो जाता है। तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आप उसको पर्सनली बिल्कुल ना लें। फिर क्रिटिसिज्म का जो बेट है, ये आपके सामने जो क्रिटिसिज्म का और ब्लेम गेम का जो चारा डालते हैं, जैसा अभी आपने बताया कि ब्लेम करते हैं, आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, तो ब्लेम का आपके ऊपर जब चारा डालते हैं, तो आप उसको बस साइड स्टेप कर जाइए, आप उसका चारा मत लीजिए। आप सिर्फ उसको साइड स्टेप कर जाइए और आप ये बस बोल दीजिए कि आप जो है उनके अगेंस्ट नहीं हैं, और बस आप अपने काम में लग जाइए। जहां तक इस बात का सवाल है कि वो आपके काम का क्रेडिट लेते हैं, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। देखिए, आपके काम का कोई क्रेडिट ले, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आपने अगर काम किया है, आपने मेहनत की है, तो आपके काम का क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो इसके लिए आप इस चीज को ओवरलुक ना कीजिए। अगर आपके काम का क्रेडिट कोई दूसरा ले रहा है, तो उसके कुछ तरीके हैं। पहली बात तो आपने जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, उसको आप थोड़ा सा उसका डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, उसमें कुछ प्रूफ इकट्ठे कीजिए, उसके फोटोग्राफ्स लीजिए, उसके वीडियोस लीजिए, आप उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। और हायर अथॉरिटीज की नॉलेज में भी ये बात ले आइए कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर आप अपने कुछ एलाइज को भी आपने साथ ले आइए हैं, उनको भी आप रिक्रूट कीजिए, अपने एलाइज के साथ अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा कीजिए, ताकि आप भी इसको फेस कर सकें। हैं, आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसको उसके बारे में बताते वक्त आप अकेले ना पड़ जाएं, इसलिए आपके साथ और भी लोग होने चाहिए आपके साथ, जो कि आपकी बात को रखें,
या आपकी बात को थोड़ा सा बताएं, तो इससे जो है क्या होगा कि दूसरे लोगों को ये भरोसा पैदा होगा कि हाँ आप कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से आप दूसरे अपने हायर अथॉरिटीज तक भी इस व्यक्ति को साइड स्टेप करके अपने हायर अथॉरिटीज तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और आप अपने जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस कंट्रीब्यूशन के बारे में दूसरे को बता सकते हैं। और अगर माहौल बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस हो तो आपको ये असेसमेंट करना चाहिए कि इस तरीके के व्यक्तियों के साथ काम करने से आपका क्या फ़ायदा है, क्या क्या आपका नुकसान है। अगर नुकसान बहुत ज़्यादा है तो ये भी देखना चाहिए कि कहीं आप दूसरी जगह मूव कर सकते हो तो दूसरी जगह मूव